हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप इतने एग्जाम्स दे रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम दे रहे हैं, नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम दे रहे हैं, सीएचओ के एग्जाम दे रहे हैं, इतने सारे नर्सिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों इन एग्जाम्स में आप बार बार फेल ही हो रहे हैं? आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एग्जाम में फेल होते हैं, उसका रीजन क्या है? एंड तक वीडियो को देखनी है, एक एक चीज को समझना है, तभी आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड योर फेलियर। क्योंकि जब तक आपको रीजन पता नहीं होगा, आप उस चीज से कोप अप कैसे करेंगे या आप उस चीज को ठीक कैसे करेंगे। भाई हमें पता होने चाहिए कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तैयारी में लूप होल्स क्या है। जब आपको लूप होल्स का पता होगा तभी तो आप उन चीजों को करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और सिर्फ देखना नहीं है, अच्छे से समझना भी है। और जहां पर भी आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट में मेरा कोई लूप होल है, उसको आपको करेक्ट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले जो रीजन होता है फेलियर का, वो है आपकी कंसेप्ट ही वीक है। मैंने हमेशा बोला है कि सिलेक्शन के लिए थ्योरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जो भी थ्योरी आप पढ़ते हैं, वो थ्योरी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, एटलीस्ट आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के ये तो होना ही चाहिए यार, ये मैंने पढ़ा है। नहीं तो एग्जाम में ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो और आप सोचते हो अरे भाई ये कहाँ से आया है। तो एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होना चाहिए, या जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये फीलिंग आपको आनी चाहिए कि ये मैंने पढ़ा है, मेरे आंखों के आगे से ये टॉपिक गया है। तो ये चीज आपके आगे आनी चाहिए। तो सबसे पहला यही रीजन है जिस वजह से बच्चे फेल होते हैं, वो है हमारे नर्सिंग के कंसेप्ट ही वीक है। हम ज्यादातर गेसिंग के ऊपर जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आया हमारे पास, हम आंसर को गेस करने लग जाते हैं, या तुक्का मारना जिसको कहते हैं कि भाई इसका ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, इस तरीके से अपन गेस करने लग जाते हैं। या लास्ट मिनट पे फिर हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, और हमें कुछ याद नहीं आता है। और तो आपको क्या है भाई, होता क्या है कि जो आपके कोर सब्जेक्ट है वो आप अच्छे से समझ ही नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। अब जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, फंडामेंटल, एमएसएन, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिटी, ये 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से फंडामेंटल और एमएसएन में से लगभग 65 to 70% पेपर आ जाता है। 65 to 70% पेपर तो सिर्फ फंडामेंटल और एमएसएन से ही आ जाता है। तो आपके कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है। अगर आप एग्जाम देने बैठे हो और आपने क्वेश्चन देखा और आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया या ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो इसका मतलब आपकी थ्योरी में कमी है। क्योंकि पेपर हमेशा सिलेबस में से आता है, सिलेबस से बाहर पेपर नहीं आता। पेपर हमेशा सिलेबस में से ही आता है। अगर क्वेश्चन को पढ़ के आपके माइंड में ये थॉट आया है कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है। आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब क्वेश्चन आपके सामने हो तो माइंड में, बेशक उसका आंसर में आपको कंफ्यूजन हो रही है, बट ये तो पता होना चाहिए हाँ यार ये मैंने कहीं पढ़ा है, ये मेरे आंखों के आगे से निकला है। तो बेसिकली हर चीज आपके आंखों के आगे से निकलनी चाहिए। तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है? इसको ओवरकम करने के लिए आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थ्योरी को अच्छे से पढ़ो और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ताकि आप अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सको। इन डेप्थ जाके थ्योरी पढ़ो, चाहे कितना भी समय लगे, प्रॉपर टाइम टेबल बना के। दूसरी चीज, सोल्यूशन, स्टडी स्टैंडर्ड बुक्स। भाई स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, कंसेप्ट बेस्ड नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बार बार फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में चीजों को बनाओ, बार बार रिवाइज करो। जो चीजें बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन चीजों को बार बार फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करो। अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो तो एंक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जितना हो सके, अगर आपको ओवरकम करना है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर आप एमसीक्यू की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, तो इस वजह से भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो रीजन है फेलियर होने का, वो है यही रीजन है कि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही ढंग से नहीं कर रहे हैं। भाई एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक जो तरीका होता है वो आप कहां से सीखोगे? तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए थ्योरी करना है। तो स्टूडेंट स्टडी थ्योरी बट डू वेरी लिटिल क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी तो कर लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे 10-15 क्वेश्चन कर लिए एंड दैट्स इट। तो एग्जाम्स जैसे कि आपके जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ थ्योरी आपकी मदद नहीं करेगी, आपको साथ में एमसीक्यू भी करने पड़ेंगे। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है भाई, आपको कम से कम 1000 से 3000 टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक की
एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस आप करो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली क्विज दो, जैसे अपन मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, 85% कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है एग्जाम जो है, एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, एग्जाम का लेवल कैसा आता है, कौन से सब्जेक्ट से कितनी वेटेज आती है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाती है और इसी के अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लर्न टाइम सेविंग स्ट्रेटजीज, अगर आप बार बार एग्जाम देते रहोगे ना तो टाइम बचाना भी सीख जाओगे कि भाई इतने टाइम में मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने टाइम में इतना क्वेश्चन करना है। भाई 3 घंटे का पेपर है या 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप सीख जाओगे। तो इससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे, क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो टाइम खत्म हो जाता है, पेपर रह जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थर्ड, रॉन्ग स्टडी पैटर्न, हम पढ़ ही गलत रहे हैं। भाई हम तैयारी जो कर रहे हैं ना, हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है। हमारा जब दिल करा हमने कोई भी किताब उठा ली, कोई भी टॉपिक उठा दिया और हमने पढ़ना शुरू कर दिया, तो हमारा पढ़ने का तरीका ही गलत है। अरे भाई आपका पढ़ने का तरीका ही गलत है तो आप सिलेक्शन कैसे लोगे? किसी भी चीज को अचीव अगर जिंदगी में करना है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका तरीका ही गलत होगा तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे फेलियर के पीछे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई एग्जाम पैटर्न नहीं है, हमें वेटेज के बारे में कुछ नहीं पता, हमारा कोई रिवीजन प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे रैंडमली पढ़ गए, बैठ गए पढ़ने के लिए। तो भैया ऐसे भी कुछ नहीं होता। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ वो कितने टाइम बाद है, वो 2 महीने बाद है, 2 महीने में मुझे सिलेबस कैसे पूरा करना है, उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि एक सब्जेक्ट को मुझे इतने दिन में कवर करना है, इस टाइम मेरे को पढ़ना है, इस टाइम मेरे को थ्योरी करनी है, इस टाइम मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसका भी टाइम टेबल मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप तैयारी करने बैठते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो एक 90 दिनों का टाइम टेबल बनाओ। मान लो 3 महीने बाद आपका पेपर है तो 3 महीने का एक टाइम टेबल बनाओ। इसके अंदर आपका ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट को देनी है? जो हाई यील्ड है, जैसे कि MSN है, FON है, OBG है, मतलब इन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा समय देना है। रिवाइज कंप्लीटेड टॉपिक्स एवरी वीक, जो भी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज आपने फंडामेंटल कर लिया है फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया है अब आपने फंडामेंटल छोड़ ही दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। जो भी, हमें हमेशा बोलती हूँ, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज करते रहो। तो आपको रिविजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में टेस्ट देते रहो ताकि आपको अपना एनालिसिस पता लग जाए कि कितने पानी में हो। लेक ऑफ रिविजन, सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। भाई हमारा ह्यूमन माइंड है ही ऐसा, हम जो पढ़ते हैं हमारे माइंड में बहुत टाइम तक नहीं रहता। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मैं ही ऐसा या ऐसी हूँ कि मैं जो पढ़ती हूँ मैं भूल जाती हूँ। सब ऐसे ही होते हैं, हम पढ़ते हैं हम भूलते हैं, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। तभी तो कहते हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करो। भाई एक टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक के ही आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। प्लस आपने शॉर्ट नोट बना लिया, आप उसको भी रिवाइज करते जा रहे हो तो चीज़ें लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड योर फेलियर। तो रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा दे कीप लर्निंग न्यू टॉपिक बट डोंट रिवाइज, मतलब कि आगे के आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला टॉपिक जो टॉपिक्स है उसका नील बट्टे सन्नाटा हो गया है, हमने ना ध्यान दिया ना कोई बात, हम सिर्फ खुश हो रहे हैं हमने सिलेबस पूरा कर लिया। अरे भाई पिछला याद भी तो रहना चाहिए। तो करना क्या है, कम 3 आवर रिवीजन का रूल बना लो भाई। क्या? सेम डे रिवीजन करना है। जो मैंने पहले तुम्हें टाइम टेबल बताया था ना कि सुबह 6 से 7 उठना, 7 से 10 पहला सब्जेक्ट उठा लिया, 10 से 10:30 आपने रिवीजन कर ली, 10:30 से 1 आपने दूसरा पहले सब्जेक्ट की ही टॉपिक वाइज MCQ कर लिए, फिर अपना 1 से 3 अपना रेस्ट कर लिया, 3 से 6 आपने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया है, 6 से 6:30 आपने रेस्ट कर लिया है, 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक आपने जो सेकंड सब्जेक्ट उठाया उसके टॉपिक वाइज MCQ कर लिए, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आपने डिनर कर लिया, 9:30 से 12 पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा उसका रिवीजन कर लिया। ये टाइम टेबल मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है। तो रिवीजन, सेम डे रिवीजन बहुत जरूरी है। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना, रात को सोने से पहले एक बार उसका रिवाइज कर लो, सब कुछ जो भी आपने पढ़ा सारा रिवाइज कर लो। 1 वीक रिवीजन, उसके बाद हर हफ्ते उस चीज को रिवाइज करो।
सेम डे तो रिवीजन, आज आपने जो पढ़ा आज आपने उसको रिवाइज किया, कल आपने जो पढ़ा कल आपने उसका रिवाइज किया, परसों आपने जो पढ़ा परसों आपने रिवाइज। जब वीक एंड होगा ना तो पूरे हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लो, और फिर करो भाई 1 मंथ रिवीजन वाला रूल। तो सेम डे भी रिवीजन करो, हर हफ्ते बाद सारा पूरा वीकली रिवीजन करो, 1 मंथ होने के बाद में 1 मंथ में जितना भी पढ़ा है उसको दोबारा रिवीजन करो, क्योंकि पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा भाई, याद रहेगा। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये रूल बना लो भाई, सेम डे रिविजन करना है, वीकली रिविजन करना है, मंथली रिविजन करना है, ये अपना रूल बना लो। और इसीलिए मैंने बोला है शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर 1 महीने में तुमने जो कुछ भी पढ़ा है अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो 1 महीना और लग जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसको आप जल्दी से जल्दी पढ़ सको, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें होगी और जिसको आप जल्दी से जल्दी पढ़ सकोगे। कंफ्यूजन बिटवीन सिमिलर टॉपिक्स, अब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कंफ्यूजन रहती है, जैसे ईसीजी, भाई हाइपरकैलेमिया पूछ लिया, हाइपोकैलेमिया पूछ लिया, हाइपरकैल्शियमिया, हाइपो, तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे कार्डियो की डिजीज आ जाती हैं, उसके ईसीजी चेंजेस पूछ लेते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो ऐसे टॉपिक्स पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जो सिमिलर, मतलब सेम सिमिलर से होते हैं, जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है। जैसे फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के बीच में कंफ्यूजन होती है, डिजीज कंडीशन के बीच में कंफ्यूजन होती है, इमरजेंसी केयर के बारे में कंफ्यूजन होती है। तो जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती है ना उसके कंपैरेटिव चार्ट्स बना लो, जैसे कि हाइपर के चेंजेस इधर लिख दिए, हाइपो के चेंजेस इधर लिख दिए, तो इस तरीके से क्या होगा, कंपैरिजन याद रहेगा। तो जो सिमिलर सी चीजें होती हैं जिसमें कंफ्यूजन रहती है, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज में कंफ्यूजन रहती है, गैस्ट्रिक अल्सर ड्यूडनल अल्सर में कंफ्यूजन रहती है सिम्टम्स के बारे में। तो ऐसे नहीं कि चार्ट्स बना लो, कंपैरेटिव चार्ट्स, कि भाई एक तरफ आपने इसके चेंजेस लिख दिए, एक तरफ आपने इसके चेंजेस लिख दिए, तो इससे फिर क्या रहेगा, आपको चीजें याद रहेगी। जैसे नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हिमैचूरिया किस में होता है और प्रोटीन यूरिया किस में होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंपैरेटिव चार्ट्स बनाने हैं जिसमें एक तरफ एक के लिख दिए, एक तरफ एक के लिख दिए, उसको रिपीटेडली रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट ही आपका प्रॉपर नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर। भाई एग्जाम में बैठ तो गए, अब टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करना आ रहा। अब सोचो तुम नोटसेट जैसा एग्जाम देने बैठे हो, नोटसेट में 18 मिनट होते हैं प्री के अंदर और 20 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 सेक्शन होते हैं, जो हमारा प्री का एग्जाम होता है नोटसेट का, पांचों सेक्शन 18-18 मिनट के होते हैं और हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 5 सेक्शन होते हैं, 90 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, 18 मिनट खत्म भी हो गए और तुम हो 10वें क्वेश्चन के ऊपर। अभी 10 तुमने देखे भी नहीं थे और तुम सीधा के सीधा सेकंड सेक्शन के ऊपर चले गए हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे ही टाइम पूरा होता है हम ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्शन के ऊपर चले जाते हैं, फिर हम पीछे दोबारा नहीं आ सकते। तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ढंग का नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे क्वेश्चन छूट रहे हैं। या अगर तुम ओएमआर बेस्ड लेकर बैठे हो करने के लिए, और मतलब जो ओएमआर बेस्ड पेपर्स होते हैं उसमें भी टाइम पूरा हो गया है, क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, मतलब या तो तुम पेपर में ही लग गए हो, ओएमआर में तुमने आंसर से नहीं भरे और टाइम पूरा हो गया है। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा एग्जाम हॉल के अंदर। दिस इज ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये भी। तो कई बार तो क्या होता है, अब ऐसा क्यों होता है, जो कई बार क्या होता है कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं या शुरुआत, जब हम शुरुआत करते हैं पेपर की, तो हम ना स्टार्टिंग के पोर्शन में ना कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर देते हैं टाइम को। जैसे जब हम कॉलेज में होते थे, पढ़ने बैठते थे, तो पहले जो 1-2 क्वेश्चन होते थे बड़ा अच्छा बना बना के लिखते थे। 3 घंटे का पेपर होता था, 45 मिनट हम एक ही क्वेश्चन में लगा देते थे और लास्ट तक जाते जाते राइटिंग की ऐसी बैंड बजती थी। क्यों? क्योंकि पेपर पूरा करना है। वही चीज आप अभी भी कर रहे हो, वही गलतियां आप अभी भी कर रहे हो एग्जाम हॉल में। जो टफ क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आते, यार जो क्वेश्चन हमें नहीं आता ना वो हमें 2 बार पढ़ने से भी पता लग जाएगा कि वो मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो उस क्वेश्चन को करने में, जबकि वो हमें नहीं आता है, टफ क्वेश्चन है। तो उस पर इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, जितना टाइम आप उस पर वेस्ट कर रहे हो, क्या पता आगे जाके 3-4 इजी क्वेश्चन मिल जाए और उसके आंसर आपको आते हो, लेकिन उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने के चक्कर में तुम आगे तक पहुंचोगे ही नहीं और टाइम पूरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। एग्जाम हॉल में आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप पैनिक हो जाओ, डोंट फॉलो कंसिस्टेंस आंसरिंग पेज, मतलब एक क्वेश्चन है उसको कितना समय देना चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ टेस्ट देना क्यों जरूरी है, मॉक टेस्ट देना इसीलिए जरूरी है। मॉक टेस्ट दोगे ना तो ये सारी चीजें तुम्हारी रिजॉल्व हो जाएगी। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें तुम सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्या पॉइंट हो सकता है, तो भाई फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, ठीक है। लर्न व्हेन टू स्किप एंड रिटर्न, तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन तुम्हें स्किप करना है।
तो जो नहीं आ रहा है वो स्किप कर दो ना, क्यों तुक्के लगाने हैं भाई। एक जब पहली बार पेपर देने बैठते हैं ना, तो पहले जो आता है उसको करो, जो नहीं आता है उसको ज़्यादा देख के उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आता है पहले सिर्फ उसको करना है। जैसे 50 क्वेश्चंस को 40 मिनट में कैसे करना है, 100 क्वेश्चंस को 75 मिनट में कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको बार बार टेस्ट देने पड़ेंगे, तब आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ओवर डिपेंड हो गए हो, यानी कि आप ये सोच रहे हो कि मान लो आप हमसे पढ़ रहे हो तो बस जो हम डेली पढ़ रहे हैं उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपने लाइव में पढ़ा, आपने उसको पढ़ लिया और बस फिर आप अपना चलो आज का सेशन खत्म हुआ, आज की क्लास खत्म हुई, अब अपना मस्ती करते हैं, यार उसको आपको रिवाइज भी तो करना पड़ेगा ना, उसको आप बार बार पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, आपको खुद से एफर्ट्स भी तो लगाने पड़ेंगे ना। जो टॉपिक हमने करवाए हैं उस टॉपिक के एमसीक्यू तो आपको करने पड़ेंगे ना। चलो ठीक है, कुछ टीचर्स करवा देते हैं एमसीक्यू वाले भी, चलो भाई तुम्हारी वो भी हेडेक खत्म हो तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी करवा देते हैं, लेकिन कुछ जो मिक्स चल रहे हैं तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हमारा काम तो तुम्हें पढ़ाना है, उस चीज को याद करना तो तुम्हारा काम है ना, तो हम तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे भी ओवर डिपेंड नहीं होना है कि बस उन्होंने पढ़ा दिया हमने पढ़ लिया दैट्स इट, नहीं। आपको पढ़ना, आपको याद करना, रिवाइज करना, वो सारा आपका काम है, वो आपको करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, चाहे आप जिस मर्जी से पढ़ लो, जहां मर्जी से पढ़ लो, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो कोचिंग क्लासेस जो होती है ना, उनको आप ऐसा गाइडेंस यूज करो, एक सपोर्ट है, हम आपके लिए सपोर्ट है, हम आपके सिलेक्शन में आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सही स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा, हम आपको पाथवे दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। तो इसी वजह से सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुद से भी पढ़ते रहो, खुद से रिवीजन करते रहो, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब डेली की क्लासेस में मान लो 25 से 30 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, तो क्या उस 25 से 30 क्वेश्चन के बेसिस पर आप अपना सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो? नहीं, आपको खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उन बुक्स को लो, आप खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर, हम गाइड कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको पाथवे दिखा रहे हैं। अब हमने आपको सही रास्ता दिखा दिया है, लेकिन चलना तो आपने खुद ही है ना। तो सेल्फ स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब ये है। क्लास आपकी खत्म हो जाती है तो नोट्स को एक बार दोबारा से लिखो अपने शब्द में। हमेशा कहती हूँ पेड में कि अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, क्योंकि पढ़ना आपको है। मेरी लैंग्वेज में बनाने का क्या फायदा, मैं तुम्हें लिखवाती भी हूँ, मैं तुम्हें समझाती भी हूँ। जब मैं समझा रही हूँ ना, उस चीज को आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, ताकि चाहे जिस मर्जी भाषा में आप लिख रहे हो, जब आप उसको दोबारा से पढ़ोगे तो आपको तो पता होगा आपने क्या लिखा है, तो वो चीजें आपको अच्छे से याद होती है। लो कॉन्फिडेंस एंड एग्जाम एंजाइटी, भाई कॉन्फिडेंस ही कम है। कई क्वेश्चंस तो अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस है तब भी गलत हो जाते हैं, कम कॉन्फिडेंस है तब भी गलत हो जाते हैं। कई बच्चों को एग्जाम से डर लगता है, तो एग्जाम से पहले एंजाइटी होने लग जाती है, उस वजह से गलत हो जाते हैं। तो फियर रूइन परफॉर्मेंस इवन फॉर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है फिर भी डर गए हो तो मामला खराब हो सकता है। करना क्या है, मॉक टेस्ट देते रहो। इसीलिए बोला है भाई बार बार मॉक टेस्ट दो, ताकि ये जो एग्जाम का फोबिया होता है ना कुछ बच्चों के अंदर, वो निकल जाए। तो एग्जाम का फोबिया निकालने के लिए मॉक टेस्ट देते रहो, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। एग्जाम देने से पहले अच्छे से सो जाओ। वो जो होते हैं ना रट्टू तोता लगी रहते हैं एग्जाम से 1 मिनट पहले तक भी, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम से पहले अच्छे से नींद लो ताकि माइंड फ्रेश रहे। और पॉजिटिव एग्जाम मतलब माइंड में पॉजिटिविटी रखो कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, सिलेक्शन होगा। जिसको भी आप मानते हो उन भगवान को याद करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, अच्छे से नींद लो एग्जाम से पहले, ताकि जब एग्जाम में बैठो ना एकदम फ्रेश माइंड से बैठो। नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है सिलेक्शन ना होने का, क्योंकि आजकल ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बचा जिसमें नॉन नर्सिंग नहीं आ रही है। हर एग्जाम में नॉन नर्सिंग आ रही है, तो नॉन नर्सिंग को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपके पूरे दिन के शेड्यूल के अंदर कम से कम 2 घंटे आपको नॉन नर्सिंग के भी निकालने हैं, और उसको भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, उसके भी आपको ऐसे ही। मैथ और रीजनिंग की जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे वो आएगी ही नहीं। तो आपके जो भी इंग्लिश है, कंप्यूटर्स है, रीजनिंग है, इन सब की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो कम से कम 30 मिनट डेली। इन्होंने तो फिर भी 30 मतलब यहाँ तो 30 लिखा है, पर कम से कम आपको 2 आवर्स तो देने ही चाहिए नॉन नर्सिंग को। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते रहो, डेली पढ़ते रहो करंट अफेयर्स के बारे में। और लास्ट आता है आपका कंसिस्टेंसी नहीं है। आज तो बैठ गए तुम 12 घंटे पढ़ने के लिए, अगले दिन तुम 4 घंटे भी नहीं निकाल पाए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आज अगर 12 घंटे बैठे हो, आपका टाइम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कि आज 12 बैठे हो, चल यार
कल अपन शादी में घुमाएंगे, अगले दिन अपन शॉपिंग कराएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप तैयारी करने बैठ रहे हो, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को ना शुरू शुरू में तो जुनून होता है तैयारी करने का, तो एकदम सब ले दुआ के अपना आराम से बैठते हैं, फिर कुछ समय बाद वो जुनून ठप हो जाता है और वो अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम 8 से 10 घंटे तो डेली आपको पढ़ना ही है। अपना स्टडी का ट्रैक रखो कि भाई आज मेरे को इतना कंटेंट कवर करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी घंटा लग कितने भी घंटे लग जाए, मेरे को उतना कंटेंट कवर करना ही है। तो ये चीज़ आपको रखनी चाहिए और ये अपने हैबिट बनाओ। मोटिवेशंस पर डिपेंड होने से कुछ नहीं होता, अपनी हैबिट बनाओ इस चीज़ को कि मुझे डेली का मैंने एक कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है, क्योंकि मेरे को इतने टाइम में सिलेबस पूरा करना है। तो सिलेबस के हिसाब से मैंने कंटेंट डिवाइड कर रखा है कि मेरे को एक दिन में इतना कंटेंट पढ़ना है, और वो आपको पढ़ना ही है चाहे आपको कितना भी समय लग जाए। तो ये चीज़ जो है ये भी आपको अपने रूटीन के अंदर फॉलो करनी होती है। तो ये था भाई कुछ 10 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से बच्चों का एग्जाम के अंदर सिलेक्शन रुक रहा है, और इनमें से एक भी पॉइंट अगर आप मिस कर रहे हो ना, तो वही रीजन है आपके फेलियर के पीछे। तो ध्यान से जो मैंने 10 पॉइंट बताए हैं एक बार दोबारा से उस पर गौर करो, और ये देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कौन सा पॉइंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ ये देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, और उस पॉइंट को अपनी लाइफ में उसका सोल्यूशन लेकर आओ और अच्छे से तैयारी करने बैठो। जब इतना सोच ही लिया है ना कि यार सरकारी नौकरी चाहिए, तो दिलो जान से लग जाओ फिर उस चीज़ के अंदर। तो ये था भाई ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। और जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स तुम्हें बताए थे, भाई थ्योरी जो है अच्छी होनी चाहिए, हम लोग आपको गाइडेंस कर रहे हैं, बच्चों के पास स्ट्रेटजीज नहीं है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, पढ़ना तो चाह रहे हैं बट ये नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें, या फिर थ्योरी करना चाहते हैं बट थ्योरी का कंटेंट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है, इसीलिए हमारा नाम भी क्या है, अड्डा 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल है। तो आप हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने सभी बैचेस जो है वो लॉन्च कर रखे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे एक सेकेंड, अड्डा 24/7 क्लिक करना है, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और नीचे नर्सिंग पे जाना है। अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप यहाँ देख सकते हो। आरआरबी की कर रहे हो तो आरआरबी पे क्लिक कर देना, वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स की कर रहे हो वहाँ क्लिक कर देना, आरएमएल की कर रहे हो यहाँ कर देना, नॉर्सट की कर रहे हो यहाँ कर देना, और SSSC की कर रहे हो यहाँ कर देना, EMRS, बेसिकली सारे बैचेस जो है हमने लॉन्च कर रखे। यूके की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए भी कर सकते हो, और नर्सिंग महापैक है, ऑल इन वन पैक। अगर ऐसा है कि आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और बार बार कौन तैयारी करने बैठेगा भाई, जितनी वैकेंसी निकली है मैं तो सारे एग्जाम दूंगा, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि इस पर भी बहुत ही अच्छा ऑफ चल रहा है, 3x वैलिडिटी, 3x 36 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल रही है, और साथ में 78% ऑफ मिल रहा है। यहाँ से बाय नाउ करके आपको लगाना है कूपन कोड YT05। जैसे ही इसको अप्लाई कर देंगे 3199 में आपको ये बैच मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑफर है, टोटल 80% आपको ऑफ मिल जाएगा। जितने भी बैच मैंने आपको बताए हैं आप किसी में भी इनरोल कर सकते हो, बस कूपन कोड लगाना है YT05 फॉर एक्स्ट्रा 2% ऑफ। और उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बैच को इनरोल करने में, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप वहां पर कॉल करके बात भी कर सकते हो। तो भाई जो भी आपके लूप होल्स हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, उससे ओवरकम करो, उसको ठीक करो, ताकि इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो सही राह में इन्वेस्ट करो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।